अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अहमद मिडनाइट टेल्स की एक और पुरअसरार और खौफनाक रात में आपका खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज की वीडियो बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आप सब से एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अभी हमारा ये सफ़र नया है, मुझे अभी आप लोगों की तरफ से कहानियाँ मौसूल नहीं होती, इसलिए ये सारे खौफनाक वाक़यात मुझे अकेले ही ढूंढ कर, लिख कर और तैयार करके लाने पड़ते हैं। अगर इस अकेली मेहनत में मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो अपना समझ कर माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा वादा है कि इन कहानियों का डर आपको मायूस नहीं करेगा। मेरा नाम अहमद है और मैं आपके लिए हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। वैसे इन्हें सिर्फ कहानियां कहना गलत होगा, क्योंकि ये वो सच्चे और दिल दहला देने वाले वाकयात हैं जो वाकई आम लोगों के साथ पेश आए थे। वो लोग जो रात के अंधेरे में अकेले थे, बिल्कुल वैसे जैसे शायद आप इस वक्त अकेले हैं। तो चलिए अपने कमरे की बत्तियां बुझा दें, हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि आज की हमारी पहली कहानी शुरू होने वाली है। रहमत बाबा पिछले 30 सालों से ट्रक चला रहे थे। क्वेटा से कराची का रास्ता उनके लिए ऐसा था जैसे उनके अपने घर का सहन हो। उन्हें सड़क के हर मोड़, हर खड्डे, हत्ता कि किन जगहों पर मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है और कहाँ सन्नाटा बढ़ जाता है, सब याद था। लेकिन इस रात वही रास्ता उनके लिए अजनबी भी था और भयानक भी। सर्दियों की एक गहरी और काली रात थी। धुंध इतनी ज्यादा थी कि रहमत बाबा को अपने ट्रक की हेडलाइट्स में भी सिर्फ चंद फुट आगे का रास्ता नजर आ रहा था। रात के करीबन 3 बज रहे थे। खुजदार के करीब वो एक सुनसान, खतरनाक और बदनाम पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे, जहां अक्सर ड्राइवर रात को रुकने से भी डरते हैं और तेजी से गुजर जाने में ही आफियत समझते हैं। ट्रक के कैबिन में हीटर चल रहा था और पुराने टेप रिकॉर्डर पर हल्की आवाज में एक कवाली लगी हुई थी। वही कवाली जो अक्सर ड्राइवर तन्हाई का खौफ तोड़ने के लिए सुनते हैं। अचानक टेप रिकॉर्डर की आवाज खराब होने लगी, जैसे कैसेट कहीं अंदर बुरी तरह फंस गई हो। आवाज लंबी होकर अजीब तरीके से खिंचने लगी और फिर वो बिल्कुल खामोश हो गया। कैबिन में एक अजीब सी, रूह को काट खाने वाली खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान को अपने दिल की धड़कन भी किसी बड़े शोर की तरह लगने लगती है। रहमत बाबा ने टेप रिकॉर्डर के बटन दबाए और उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बटन जैसे मर चुके थे, उनमें कोई जान नहीं थी। उन्होंने एक लंबा सांस लिया और आहिस्ता से सर उठाकर सामने सड़क पर नजर डाली और खुद को संभालने की कोशिश की। तभी उन्हें अपने ट्रक की लोहे की छत पर एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चल रही हो, ना तेज ना हल्की, बल्कि कदम नाप तोल कर रख रही हो। रहमत बाबा का माथा ठनका। इस वीरान सड़क पर और इतनी तेज रफ्तार में ट्रक की छत पर कोई जानदार कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद को झूठी तसल्ली दी कि शायद ट्रक पर बंद तिरपाल की कोई रस्सी खुल गई है और हवा में लहरा रही है। उन्होंने हिम्मत जमा की और खिड़की का शीशा आहिस्ता से नीचे किया ताकि बाहर झांक सकें, और शीशा नीचे करते ही उनके जिस्म का सारा खून जैसे बर्फ की तरह जम गया। बाहर कोई रस्सी नहीं थी, बल्कि खिड़की के बिल्कुल ऊपर छत के किनारे को पकड़कर किसी के हाथ लटक रहे थे। लंबी, गैर मामूली हद तक लंबी और टेढ़ी उंगलियां, सूखी हुई, पीली, ऐसी मनहूस उंगलियां जैसे कई दिनों से किसी कब्र में पड़े मुर्दा जिस्म की हों। वो उंगलियां ट्रक की लोहे की बॉडी को इस जोर से पकड़े हुए थी कि मजबूत धात भी चरचरा रही थी और उन पर मिट्टी भी लगी थी और कुछ लैसदार सा मादा भी, जो घप अंधेरे में भी स्याह नहीं लग रहा था। रहमत बाबा ने खौफ के मारे फौरन शीशा बंद किया। उनके होंठ खुद ब खुद हिलने लगे और आयतुल कुर्सी उनकी जबान पर जारी हो गई। उनके हाथ स्टीयरिंग पर बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने डर के मारे एक्सीलेटर पर जोर से पांव रखा ताकि ट्रक की रफ्तार बढ़ जाए, लेकिन जैसे ही ट्रक की रफ्तार बढ़ी, छत पर होने वाली हरकत भी बदल गई। अब वो चीज पागलों की तरह तेजी से, बेतरतीब, जैसे किसी बेबस शिकार पर झपटने का इंतजार हो, और फिर धप, वो चीज छत से उछलकर सीधा ट्रक के विंड स्क्रीन पर आ गिरी। रहमत बाबा की सांस हलक में रुक गई। हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी में उन्होंने जो देखा वो कोई इंसान नहीं था। उसका जिस्म किसी खूनखार दरिंदे जैसा था, लेकिन चेहरा एक बहुत ही बूढ़े इंसान का था, जिसके चेहरे पर झरियां थी, आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे, स्याह और बिल्कुल खाली कड़े थे, और वो उन खाली गड़ों से सीधा रहमत बाबा की आंखों में देख रहा था। अचानक उसके भयानक चेहरे पर एक टेढ़ी और शैतानी मुस्कुराहट आई
और उसने अपना पंजा शीशे पर मारा। लंबे, खिरदरे और नोकीले नाखून। छर। लोहा और शीशा कांप उठा। रहमत बाबा ने डर कर आंखें बंद कर ली और ऊंची आवाज में तिलावत शुरू कर दी। ट्रक पूरी रफ्तार में था और सड़क मौत के बिल्कुल किनारे पर चल रही थी। वो चीज बार बार शीशे पर वार कर रही थी। हर वार पहले से ज्यादा जोरदार और वहशियाना थी, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रही थी, जैसे कोई गैबी ताकत उसे रोक रही हो। तकरीबन 10 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक सामने से एक तेज रोशनी नमूदार हुई। एक और ट्रक सामने से आ रहा था। जैसे ही दूसरे ट्रक की रोशनी उस चीज पर पड़ी, वो मखलूक एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी जिसे कोई भी इंसान कभी भला नहीं सकता, और अगले ही लम्हे वो अंधेरे में गायब हो गई। रहमत बाबा ने अगले पेट्रोल पंप पर पहुंचकर ट्रक रोका। उनके कपड़े पसीने से भीगे हो चुके थे, सांस अब भी बेकाबू थी। उन्होंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और बाहर निकले। जब उन्होंने ट्रक का फ्रंट देखा तो शीशे पर बिल्कुल उनके चेहरे के सामने 4 लंबे, गहरे और खिरदरे निशान खुदे हुए मौजूद थे। ऐसे निशान जो किसी इंसान के तो क्या, किसी आम जानवर के भी नहीं हो सकते। रहमत बाबा की ये कहानी तो खत्म हुई। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। असवर और सलीम पिछले 5 सालों से एक प्राइवेट एम्बुलेंस चला रहे थे। उन्होंने सैकड़ों लाशें देखी थी, कई बार मरते हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया था, और कई बार ऐसे लोगों को भी जो रास्ते में ही दम तोड़ दे। इतने सालों में मौत उनके लिए एक मामूल बन चुकी थी। उन्हें अब मौत से डर नहीं लगता था, या शायद उन्हें ऐसा लगता था। इस रात उन्हें एक दूर दराज गांव से एक लाश लेकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचाना थी। मरने वाला एक बूढ़ा शख्स था, ना कोई रिश्तेदार ना कोई वारिस, बिल्कुल अकेला। गांव वालों ने खुद अस्पताल से राब्ता किया था कि लाश ले जाओ। लाश को स्ट्रेचर पर लिटाकर सफेद चादर से ढांप दिया गया था। सलीम ड्राइविंग सीट पर बैठा था और असवर पीछे वाले कैबिन में लाश के साथ। रात के 2:30 बज रहे थे। एम्बुलेंस एक कच्ची और सुनसान सड़क से गुजर रही थी, जहां दोनों तरफ पुराने पीपल के दरख्त थे और झाड़ियां इतनी घनी थीं कि हेडलाइट्स की रोशनी उनसे आगे नहीं जाती थी। आसमान पर चांद नहीं था, बस बादल थे, और वो भी ऐसे जैसे किसी ने जानबूझकर रोशनी बंद कर दी हो। असवर पीछे बैठा था और अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कैबिन के अंदर की ठंड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले उसने सोचा कि शायद रात का मौसम है, लेकिन ये ठंड मौसम वाली नहीं थी। ये एक ऐसी ठंड थी जो अंदर से आती है, हड्डियों के अंदर तक। असगर ने मोबाइल रखा और चारों सब कुछ वैसा ही था। स्ट्रेचर पर लाश, सफेद चादर, मध्यम रोशनी। लेकिन फिर एक आवाज आई, जैसे कोई गीला कपड़ा फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता घसीटा जा रहा हो। असगर ने फर्श की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था वहां। उसने सोचा कि शायद गाड़ी के झटके की वजह से कुछ हिला होगा, और उसने नजरें वापस मोबाइल की तरफ कर ली। और फिर उसे चलने की आवाज आई, टक टक टक, बिल्कुल केबिन की छत पर से, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। असगर ने ऊपर देखा और उसी लम्हे कैबिन की मध्यम रोशनी एक बार बुझी, फिर जली, फिर बुझी। असगर ने सोचा कि बल्ब खराब होगा, लेकिन उसके साथ ही कैबिन में एक ऐसी बू फैल गई जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। बरसों पुरानी मिट्टी की बू, बंद जगह की बू, ऐसी बू जो कब्रिस्तान में आती है जब कोई पुरानी कब्र खोदी जाए। असगर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके स्ट्रेचर की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। चादर के नीचे से लाश का एक हाथ बाहर निकला हुआ था। वो हाथ बिल्कुल नीला पड़ चुका था और उसके नाखून काले थे, इतने काले जैसे किसी ने स्याही लगाई हो। असगर ने कांपती आवाज में आगे की तरफ आवाज लगाई, सलीम, सलीम, गाड़ी तेज चला यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आगे से कोई जवाब नहीं आया। सलीम, सुन रहे हो? फिर भी खामोशी। और फिर असगर को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसके कान के पास, बिल्कुल पास, एक सांस आ रही है, ठंडी, बर्फ जैसी, और उसमें एक ऐसी नागवार बदबू थी जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। असगर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। उसने आंखें बंद कर ली और दुआ पढ़ने लगा, लेकिन अल्फाज मुंह से निकल नहीं रहे थे, होंठ हिल रहे थे, आवाज नहीं थी। और फिर एम्बुलेंस के पीछे वाले शीशे पर 3 जोरदार दस्तकें हुई, ठक
ठक, जैसे बाहर से कोई अंदर आना चाह रहा हो। असगर ने शीशे की तरफ देखा। बाहर सड़क पर कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन शीशे पर आहिस्ता आहिस्ता खून आलूद हाथों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई बाहर से अपनी उंगलियां शीशे पर फेर रहा हो। असगर ने आंखें फेर ली और स्ट्रेचर की तरफ देखा। वो लाश जो अभी तक बिल्कुल सीधी पड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ रही थी। सफेद चादर उसके चेहरे से नीचे गिरी। असगर ने जो देखा वो वही बूला नहीं था जिसे उन्होंने गांव से उठाया था। चेहरा वही था, लेकिन कुछ बदल गया था। जबड़ा इस कदर नीचे लटका हुआ था जो किसी जिंदा इंसान का नहीं हो सकता था, और वो आंखें अपने हलकों से बाहर निकलने को तैयार थीं। बिल्कुल सफेद, कोई पतली नहीं, कोई रंग नहीं। वो लाश नहीं रही थी, वो कुछ और बन चुका था। उस चीज ने अपना नीला हाथ असगर के गले की तरफ बढ़ाया और उसके होंठों से एक आवाज निकली जो इंसानी नहीं थी, जैसे एक साथ 20 हड्डियां टूट रही हों। मुझे अस्पताल नहीं, कब्रिस्तान ले जाओ। असगर ने चीख मारी और जोर से कैबिन का दरवाजा खोलकर आगे की तरफ भागा। सलीम स्टीयरिंग पर बेहोश पड़ा था और एम्बुलेंस खुद ब खुद सड़क से मुड़ रही थी, एक पुराने वीरान कब्रिस्तान की तरफ जो सड़क के बिल्कुल किनारे पर था। असगर ने अपनी जान बचाने के लिए सलीम को एक तरफ किया और स्टीयरिंग को पूरी ताकत से मोड़ा। एम्बुलेंस एक दरख्त से जा टकराई और सब कुछ बंद हो गया। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो एम्बुलेंस खाली थी। असगर सड़क के किनारे बेहोश मिला, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर ना सलीम था और ना वो लाश। बस फर्श पर एक सफेद चादर पड़ी थी और उस चादर पर जली हुई उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने आग की उंगलियों से चादर को पकड़ा हो। सलीम आज तक नहीं मिला और असगर, उसने होश में आने के बाद एक ही बात कही, बार बार एक ही जुमला, वो कब्रिस्तान जाना चाहता था, वो कब्रिस्तान जाना चाहता था। और इसी के साथ हमारी दूसरी कहानी भी अपनी एहतताम पर पहुंची। चलिए चलते हैं आज की हमारी आखिरी कहानी की तरफ। हमजा पिछले 12 साल से लाहौर से कराची का रूट कर रहा था। हर हफ्ते वही सड़क, वही रात, वही तन्हाई। उसके ट्रक के डैशबोर्ड पर हमेशा कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा रखा रहता था और आईने से लटकती हुई तस्बीह उसे एक अजीब सा सुकून देती थी। ट्रक चलाते वक्त वो कभी कभी तिलावत सुनता, कभी रेडियो लगाता, चाय पीता और घंटों बगैर रुके चलता रहता। इस रात भी मुल्तान से आगे निकलने के बाद सड़क बिल्कुल खाली हो गई थी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। आसमान पर बादल थे और हमजा की ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा आगे सिर्फ अंधेरा था। उसने अभी आयतुल कुर्सी की तिलावत बंद की थी और तस्बीह पढ़ना शुरू की थी कि अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे एक साया नजर आया। कोई 10-12 साल का लड़का, स्कूल का बैग कंधे पर और हाथ उठाया हुआ, जैसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा हो। हमजा ने फौरन ब्रेक लगाया। रात के 12 बजे मुल्तान से आगे इस सुनसान हाईवे पर एक बच्चा अकेला। हमजा ट्रक से नीचे उतरा और उस लड़के के पास गया। लड़का बिल्कुल आम बच्चों जैसा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और सख्ती थी। हमजा ने पूछा कि बेटा, इस वक्त यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? घर वाले कहाँ हैं? लड़के ने बिल्कुल सुकून से जवाब दिया कि अंकल, मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरा घर आगे एक गाँव में है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? हमजा को इस पर तरस आया। वो खुद भी 2 बच्चों का बाप था और एक बच्चे को इस हाल में सड़क पर छोड़ना उससे नहीं हो पा रहा था। हमजा ने लड़के को ट्रक में बिठा लिया और आगे चल पड़ा। लड़का बातें करता रहा, स्कूल की बातें, दोस्तों की बातें। हमजा ने भी उससे बातें की और आहिस्ता आहिस्ता वो बेचैनी जो पहले उसके दिल में थी वो कम हो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद रास्ते में एक छोटा सा ढाबा आया। हमजा ने सोचा कि रुक कर चाय पीते हैं, लड़के को भी कुछ खिलाते हैं। हमजा ने ट्रक रोकी और लड़के से कहा कि चलो बेटा, चाय पीते हैं। लड़के ने कहा कि अंकल आप जाएं, मैं यहाँ बैठता हूँ। हमजा ने बहुत कहा, लेकिन लड़का नहीं माना। हमजा अकेला ढाबे में चला गया। ढाबे वाला एक बूढ़ा आदमी था। हमजा ने चाय मांगी और कहा कि भाई, एक बच्चे के लिए भी कुछ खाने को दे दो, ट्रक में बैठा है। ढाबे वाले ने चाय रखी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार खिड़की से ट्रक की तरफ देख रहा था। हमजा ने पूछा कि भाई क्या हुआ, खैरियत है? ढाबे वाले ने आहिस्ता से कहा, भाई आपके ट्रक में कौन बैठा है? हमजा ने कहा कि एक बच्चा है, घर जाना है उसे, आगे किसी गांव में छोड़ना है। ढाबे वाले का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, भाई आपके ट्रक में कोई नहीं है। जब आप अंदर आए मैंने बाहर देखा था, ट्रक बिल्कुल खाली था। हमजा ने हंसते हुए कहा कि अरे क्या बात कर रहे हो भाई, बच्चा सीट पर बैठा है,
अभी उसे छोड़कर आया हूँ। ढाबे वाले का रंग उड़ गया और कहा कि भाई वहां पर वाकई कोई नहीं है, मैंने अच्छी तरह देखा था। हमजा के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो तेजी से बाहर निकला और ट्रक की तरफ देखा। लड़का सीट पर बैठा था, बिल्कुल वैसे ही, और उसकी नजरें सीधी हमजा पर जमी थीं। हमजा ने अपने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के पास गया। उसने कुरान पाक को अपने हाथ में लिया, दरवाजा खोला और लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने पहली बार मुस्कुराया नहीं, वो बिल्कुल सीधा बैठा रहा और बोला, अंकल मैं घर जाना चाहता हूँ। हमजा ने कहा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? लड़के ने आगे सड़क की तरफ इशारा किया, बस थोड़ा आगे। हमजा ने लंबा सांस लिया, आयतुल कुर्सी बुलंद आवाज में पढ़ी और फिर पूरी हिम्मत जमा करके कहा, बेटा तुम जहां से आए हो वहीं अल्लाह का नाम लेकर लौट जाओ, मैं तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। लड़के के चेहरे पर एक खौफनाक तब्दीली आई। वो मुस्कुराहट जो पहले मासूम लग रही थी, इस लम्हे कुछ और ही बन गई। और फिर वो बोला बिल्कुल दबी हुई आवाज में, आप पहले इंसान हैं अंकल जिन्होंने मुझे आगे ले जाने से इनकार किया। और अगले ही लम्हे सीट खाली थी। हमजा ने वो रात इसी ढाबे पर ही गुजारी। अकेले आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई इसमें। फजर की अजान के साथ वो निकला और पूरी नमाज पढ़कर आगे बढ़ा। लेकिन जो बात हमजा कभी नहीं भूला वो ये थी कि जब वो अगले दिन कराची पहुंचा और उसने अपना बैग खोला तो अंदर एक बच्चे का स्कूल बैग पड़ा था, वही बैग जो उस लड़के के कंधे पर था। और बैग के अंदर एक पुरानी अखबार की कटिंग थी। तारीख थी 3 साल पहले की और हेडलाइन थी, मुल्तान के करीब एक्सीडेंट में 10 साला बच्चा जाँ बहक और वो ट्रक ड्राइवर फरार। और खबर के साथ जो तस्वीर थी वो इसी लड़के की थी, बिल्कुल वही चेहरा। तो दोस्तों ये थी आज की वो 3 कहानियां जिन्होंने हमें ये याद दिलाया कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि एक अलग दुनिया का दरवाजा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाकया है, कोई ऐसी कहानी जो आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ पेश आई हो तो हमें जरूर लिख भेजें। अगर आज की ये कहानियां आपको पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अहमद मिडनाइट टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली रात की कॉल आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। रात के सफर में तिलावत का साथ रखें। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।